हिंदी की पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको सर्वनाम पढ़ा रही हूँ और सर्वनाम के भेद मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसमें भी मैंने जो 6 भेद बताए थे, पुरुष निश्चय अनिश्चय प्रश्न निज संबंध, इस तरह से याद कराया था कि आप इसको भेद को इस तरह से याद करिए कि पुरुष निश्चय अनिश्चय प्रश्न निज संबंध। बस एक लाइन को रट लीजिए, पुरुष निश्चय अनिश्चय प्रश्न निज संबंध। बस उस तरीके से रटते रटते आपको सबके साथ वाचक और सर्वनाम लगाते जाना, भेद तैयार हो जाएगा। आपको बड़ी कम मेहनत में, बहुत ज़्यादा ही कम कहना चाहिए कि छोटे से छोटे बच्चों, कक्षा 3 के बच्चों को भी रटाया जा सकता है और 12 तक के बच्चों की तो कोई बात ही नहीं, हो तो कर ही सकते हैं। तो ये चीज़ होती है। उसमें मैंने पुरुषवाचक सर्वनाम आपको पढ़ा दिया है, जिसके कि उपभेद भी बताए हैं कि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। साथ ही साथ ये भी बताया वो कौन होता है, यानी वक्ता, श्रोता और अन्य, वो भी मैंने बताया है। तो मैंने अपने बताई गई चीज़ों को दोहरा के आपको समझा दिया है कि हाँ, क्या क्या मैंने इससे पिछले की वीडियो में बनाया है। यदि आप उसमें से कुछ छूटा है तो प्लीज़ उसे देख लीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और मेरा उत्साह बढ़ाइए। तो साथ ही साथ आपसे मेरा निवेदन है कि आप निरंतर मेरे साथ बने रहिए और देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रेरित करिए देखने के लिए। तो उससे क्या होगा कि ग्रामर मजबूत हो जाएगा, व्याकरण मजबूत होगा और जिसका व्याकरण मजबूत होता है उसका लिटरेचर पार्ट, साहित्यिक पार्ट भी, सारे लिटरेचर भी मजबूत हो जाते हैं क्योंकि भाषा अच्छी हो जाती है। तो मैं बारी आती है दूसरे सर्वनाम के भेद पर, पुरुष निश्चय अनिश्चय प्रश्न निज संबंध, यानी अब की बारी किसकी है? निश्चयवाचक सर्वनाम की। तो बोर्ड पे लिखी हुई सारी चीज़ों को मैं रब कर देती हूँ और आपको बताती हूँ निश्चयवाचक सर्वनाम। जैसा कि आपको भेद के साथ साथ नाम बोलने से, भेद का नाम बोलने से आपको अपने आप परिभाषा समझ में आ रही होगी। निश्चयवाचक यानी जो निश्चितता को प्रकट करता हो, यानी वो सर्वनाम शब्द जो निश्चितता को प्रकट करता हो, किसी निश्चित व्यक्ति और प्राणी, व्यक्ति, प्राणी या वस्तु के लिए प्रयोग किया जाता हो, उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो यहाँ मैं दूसरा सर्वनाम का भेद डाल देती हूँ। निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, इस शब्द से मतलब ही निकलता है जो निश्चितता को प्रकट करे। यानी इसकी परिभाषा कैसी होगी कि वो सर्वनाम शब्द, किसी भी परिभाषा को लिखने के समय आप ये याद रखिएगा कि उसके साथ जुड़िए वो सर्वनाम शब्द, या जिसका लिख रहे हैं उसके लिए वो संज्ञा शब्द, वो विशेषण शब्द, ऐसे। तो वो सर्वनाम शब्द, वह सर्वनाम शब्द जो किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु, प्राणी का बोध कराए, उसे निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब यानी कि किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु और प्राणी का बोध कराए तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे हम अगर किसी से कहें ये नहीं वो दो, यानी हम किसी निश्चित चीज को बता रहे हैं। जैसे यह नहीं वह दो, यानी हम वह के माध्यम से हम क्या कर रहे हैं? निश्चित चीज को बता रहे हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए, वो चाहिए, जिसको कि हम पहचान रहे हैं। तो आपको भी ऐसे जो निश्चित चीज होगी वो आपको जब जान जाएंगे तो इसकी जो निश्चयवाचक सर्वनाम का जो भेद है वो आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा। जो निश्चय, उसे बुलाओ या
व्यक्ति को बुलाओ, उस व्यक्ति को बुलाओ। या यह मेरी कलम है। तो क्या होगा कि इससे आपकी एक निश्चितता का बोध का पता चलता है। तो आपको आराम से परिभाषा याद हो सकती है निश्चयवाचक सर्वनाम की, कि निश्चय मतलब निश्चितता, यानी वो सर्वनाम शब्द जिसमें निश्चितता प्रकट है, जिस शब्द से निश्चितता प्रकट होती हो। जैसे इसको कहा यह नहीं वह दो, तो यानी कि हम किसी निश्चित चीज को बता रहे हैं, मुझे ये नहीं चाहिए वो वाला चाहिए। या उस व्यक्ति को बुलाओ, किसी खास व्यक्ति की बात करते हुए कह रहे हैं उस व्यक्ति को बुलाओ, इसमें भी एक निश्चितता है। यह मेरी कलम है, मैंने कहा कि ये किसी और की नहीं, मेरी कलम है, निश्चित होके बोल रहा है, तो यहाँ पर भी ये निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो इस तरीके से मानते हैं कि आपको निश्चयवाचक सर्वनाम समझ में आ गया होगा। अब बारी आती है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अब जैसे निश्चयवाचक सर्वनाम है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम की अगर बात करते हैं तो जैसा कि मैंने निश्चयवाचक में भी आपको बताया कि जिसमें निश्चितता का बोध हो, फिर इस वाले में अनिश्चितता का बोध हो, आपको पता ना चले ये चीज है कि वो चीज। दाल में कुछ पड़ा है, कुछ पड़ा में आपको ये नहीं पता क्या पड़ा है, कोई घास पत्ती पड़ी है, कीड़े मकोड़े पड़े हैं, कोई चीज दिख रही है, धागा पड़ा है, बाल पड़ा है, कुछ भी पड़ा, कुछ नहीं पता, कुछ पड़ा है। इस कुछ ने अनिश्चितता का बोध करा दिया। तो इस कुछ से हमें क्या हुआ, अनिश्चितता का बोध होता है। तो ये हो गया अनिश्चयवाचक सर्वनाम। यानी क्या हुआ, यहाँ पर जो सर्वनाम हम प्रयोग करेंगे वह सर्वनाम शब्द जो किसी अनिश्चितता का बोध कराए। दरवाजे पर कौन खड़ा है, यानी आप जानना चाहते हैं कि कौन है दरवाजे पर, इसकी परिभाषा क्या होगी, वह सर्वनाम शब्द जो किसी, वह सर्वनाम शब्द जो किसी वस्तु या प्राणी की अनिश्चितता बताए, उसे अनिश्चय वाचक सर्वनाम कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, अनिश्चितता बताने के लिए कुछ खास शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई, कुछ, तो कहेंगे दूध, जैसे दूध में कुछ पड़ा है, या दाल में कुछ पड़ा है, दाल में कुछ पड़ा है। कोई दरवाजे पर खड़ा है, कोई दरवाजे पर खड़ा है। ये कोई और कुछ ऐसे शब्द हैं जो कि अनिश्चितता का बोध कराने के लिए मुख्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें आपको ये ना पता चले कि वास्तविक में है क्या चीज हो। तो ऐसा कुछ अगर पता लगता है तो इसके मतलब वो अनिश्चितता है। अनिश्चितता प्रकट करने के लिए हमें क्या करना होता है, कोई या कुछ जैसे शब्दों का प्रयोग करके यदि हम उसको लिखते हैं या पूछते हैं। अगर इस सेंटेंस में, इस वाक्य में आपसे पूछा जाए कि
इसमें सर्वनाम कौन सा है। तो सर्वनाम आपको अंडरलाइन करने के लिए कुछ और कोई अंडरलाइन करना होगा। साथ ही अगर भेद पूछा जा रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, या आपको कहा जाए अनिश्चयवाचक सर्वनाम का कोई उदाहरण दे, तो आप इसमें से कोई लिखकर उसको अंडरलाइन कर देंगे। अंडरलाइन कहा गया हो अथवा ना कहा गया हो, यदि एक अच्छे विद्यार्थी आप हैं तो आप इस बात को निश्चित ध्यान में रखिए कि उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ताकि एग्जामिनर को, परीक्षक को ये अच्छी तरह से पता चल जाए कि हाँ, आपको अच्छा ज्ञान है और आप उस चीज़ को खुद बता रहे हैं जो कि पेपर में आपसे उतना पूछा नहीं गया। सर्वनाम अंडरलाइन करने को कहा गया, किया और भेद बता दिया, तो आपको है अच्छी तरह से अच्छे नंबर भी मिल सकते, उससे अच्छा इंप्रेशन आपका पड़ेगा। तो ये चीज़ें हो गई। तो निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तो आपके कितने हो गए? 3 हो गए, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय। अब प्रश्न उठता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम बहुत सरल है कि बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं जिनसे क्वेश्चन पूछा जाता है। जब क्वेश्चन पूछने वाले सर्वनाम हो, जिसमें आपसे कोई सवाल पूछा गया हो, जिसमें आपको कोई सवाल पूछा गया हो, तुम कहाँ जा रहे हो, बोर्ड मैंने रब कर दिया। और तीसरा लिखते हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। चौथा प्रश्नवाचक सर्वनाम। अब प्रश्नवाचक, जैसा कि आप शब्द देख ही रहे हैं, पर आप खुद ही देख रहे हैं कि प्रश्नवाचक मतलब हुआ कि प्रश्न पूछना, प्रश्न पूछना है। तो जो शब्द प्रश्न पूछने के लिए जो सर्वनाम प्रयोग किए जाए वो प्रश्नवाचक है। सीधे सीधे परिभाषा तो उसी के भीतर छिपी होती है, आपको लर्न करना ही नहीं पड़ेगा। तो आपको परिभाषा से, जैसे प्रश्नवाचक यानी, अब मैंने कहा ना कि जिसकी भी परिभाषा लगे उसको शुरू कैसे करते हो, वह सर्वनाम शब्द, वह संज्ञा शब्द, वह विशेषण शब्द। तो इस तरीके से करेंगे तो आपको सही होगा। तो यहाँ शुरू करिए, वह सर्वनाम शब्द जो प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किया जाता है, उसे प्रश्न वाचक सर्वनाम कहते हैं। यानी जो सर्वनाम को हम प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारा क्या हो गया? प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे प्रश्न पूछिए, कोई भी प्रश्न बनाइए, सीधे सीधे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम क्या है, खिलौना किसने तोड़ा, तुम्हें कहाँ जाना है, कहाँ जाना है। तो इस तरीके से कोई भी सवाल पूछने वाला, कोई भी सवाल पूछा गया हो तो वो निश्चित है कि वो आपका क्या होगा? प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो इस तरीके से मैंने आपको 4 बता दिए, पुरुष, निश्चय, अनिश्चय, प्रश्न। अब बचा क्या? निज और संबंध, निजवाचक और संबंधवाचक से 2 सर्वनाम बचे हैं। तो आपको उसके बाद में पहचानना भी बताऊंगी, तो आप एक्सरसाइज कराऊंगी तो पहचानना बताऊंगी। तो यहाँ तक की स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और साथ ही साथ आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों से करवाइए, बेल आइकन दबाइए ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्दी मिले। तो इसलिए मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे साथ बने रहिए, आप मेरे उत्साह का जरिया हैं। इसलिए मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी रिक्वेस्ट समझ में आई होगी और आप मेरे साथ बने रहेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे इसके अगले पार्ट में, अगले वीडियो में।